क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, इन्हीं पंक्तियों के साथ इसी गीत को गाते गाते हंसते हंसते भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आज ही के दिन यानी कि 23 मार्च को फांसी के फंदे पर झूल गए। इस देश को आजाद कराने के लिए, आजादी के मतवाले थे वो। महज 23 और 24 साल की उम्र थी इन तीनों शहीदों की। 23 और 24 साल, ये बात याद रखिए। इस उम्र में आज हम क्या करते हैं और इस उम्र में कैसे इन शहीदों ने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। और जब देश आजाद हुआ तो हमने इन शहीदों से वादा तो किया था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम राष्ट्रद्रोह के किसी आरोपी को भगत सिंह बना देते हैं। आज हम पाठ्य पुस्तकों में सालों तक पढ़ाते रहे कि आतंकवादी थे ये, बल्कि देश प्रेमी नहीं थे ये लोग, आतंकवादी थे। इस तरह से हम सालों तक करते रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने कहीं ना कहीं इन तमाम जो क्रांतिकारी थे, जो तमाम शहीद थे, इनको हमने अलग अलग राजनीतिक खांचों में बांट दिया है। ये शहीद तुम्हारे, ये शहीद मेरे। ये शर्म की बात है। होना ये चाहिए था कि शहीदों की जो विरासत है वो इस देश की विरासत है, इस एक देश की विरासत है, वो सबकी साझी विरासत होनी चाहिए। इन्हीं पर आज हम दो टूक में बात करेंगे। और ये मुद्दा हम क्यों उठा रहे हैं और किन संदर्भों में उठा रहे हैं, उससे से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। महज 23 और 24 साल की उम्र थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। जब वो भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। तारीख आज ही की थी, मार्च 23 साल 1931। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। इन वीर सपूतों के साहस ने, इनकी शहादत ने गुलाम देश के युवाओं में भारत भक्ति की ऐसी चिंगारी भड़का दी कि अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिल गईं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और ऐसे ही लाखों क्रांतिकारियों की हिम्मत और हौसले ने आखिरकार विदेशी हुकूमत को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। आज सालों बाद भी ये देश इन क्रांतिकारियों का कर्ज नहीं चुका पाया है। पर जरा देश के कुछ राजनेताओं की ठसक तो देखिए। अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो इन क्रांतिकारियों का अपमान करने की सीमा तक पहुंच जाते हैं और फिर अपने बयान पर शर्मिंदा तक नहीं होते। शहीदों की शहादत देश की आजादी के लिए थी, देश को एक रखने के लिए थी। पर आज भारत के टुकड़े करने की मंशा रखने वालों, बंदूक से भारत को बर्बाद करने की मंशा रखने वालों को भगत सिंह बताया जा रहा है। सालों तक देश की युवा पीढ़ी को पढ़ाया जाता रहा कि सुभाष चंद्र बोस युद्ध अपराधी थे और भगत सिंह आतंकवादी। आखिर आजाद हिंदुस्तान में आजादी के लिए जान गंवाने वालों का ऐसा अपमान क्यों? शहीदों की, स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत सांझी है, पूरे देश की है। पर दुर्भाग्य से आज शहीदों की इस विरासत को भी राजनीतिक खांचों में बांटने की कोशिश हो रही है। युवा देश में अगर आज युवाओं के, युवा नेताओं के आदर्श भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु नहीं बल्कि आतंकवादी उनको समर्थन देने वाले बन रहे हैं, तो समाज को, नेताओं को अपने गिरेबां में झांकने की सख्त जरूरत है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और इसी रिपोर्ट के आसपास हम बात करेंगे और देखेंगे कि दरअसल आप आज किस किस को अपने गिरेबां में झांकने की जरूरत है, हम लोग क्या कर रहे हैं। और जो दो बड़े सवाल आज हम इस कार्यक्रम में उठाने जा रहे हैं, वो सवाल कुछ यूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारा पहला सवाल आज का, क्या शहीदों का अपमान कर रहे हैं कुछ नेता?
देश के शहीदों का कुछ नेता क्या अपमान कर रहे हैं, ये हमारा सवाल है सबसे बड़ा आज का शहीदी दिवस पर, आज जब शहीद हुए। और हमारा आज का जो दूसरा सवाल है, वो दूसरे सवाल पर भी नजर डाल लें। दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और दूसरा सवाल यह है, शहीदों की सांझी विरासत को कैसे संभाले और सहेजें देश के युवा, क्योंकि ये देश युवाओं का है, तो इन शहीदों की जो विरासत है उसको कैसे संभालने और सहेजने की जरूरत है। हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं, परिचय करा दूं। हमारे साथ नीरज मिश्रा जी हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ इसके अलावा केजी सुरेश जी हैं, डीडी न्यूज के वरिष्ठ सलाहकार संपादक हैं, और हमारे साथ संदीप महापात्रा जी एबीवीपी से जुड़े रहे हैं और जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन जो है उसके अध्यक्ष रहे हैं। सबसे पहले मैं नीरज मिश्रा जी आपसे पूछता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने शशि थरूर के बयान से अपने आप को अलग कर लिया है। जब शशि थरूर ने राष्ट्रद्रोह के आरोपी एक छात्र नेता को भगत सिंह कह दिया, साथ साथ लेकिन शशि थरूर ने उसके बाद भी माफी नहीं मांगी, बल्कि वो कंपैरिजन करते रहे। तो क्या आज आपको लगता है आप कांग्रेस के लोग शर्मिंदा हैं शशि थरूर ने जिस तरह से भगत सिंह का अपमान किया? देखिए, जैसा कि आप इस स्टोरी की डेवलपमेंट को अगर ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि प्रोफेसर जगमोहन सिंह, जो कि शहीद आजम भगत सिंह के नेफ्यू हैं, उन्होंने सामने आकर कहा कि वो शशि थरूर की बात का समर्थन करते हैं। लेकिन तो मैं आपको लेकिन कांग्रेस के नहीं, शहीद भगत सिंह के परिवार का भी अगर कोई शहीद भगत सिंह अपने परिवार के लिए थे, देश के थे, अगर उनका एक परिवार का व्यक्ति कल को अपराध करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शहीद भगत सिंह अपराधी थे। आप उनकी बात कर, मुझे सीधे-सीधे आप बताइए। मैं सीधी-सीधी मैं उसी बात पे आ रहा हूं। आप अगर जगमोहन जी का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस भी मानती है कि एक राष्ट्रद्रोह का आरोपी जो है वो भगत सिंह हो गया। नहीं, मैं आपको यही बात कह रहा था कि आपने जो रिपोर्ट दिखाई, आपको उसमें शशि थरूर के उस बयान को जरूर दिखाना चाहिए था। अगर आप देखें, अगर आप देखें तो नीचे से एक लड़की, जब शशि थरूर ने शहीदों के नाम लिए तो नीचे से एक लड़की ने भगत सिंह का नाम लिया। मेरा कार्यक्रम 2-2 का है, वो सबने, हम सबने देखी है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब उस बयान के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इसमें क्या गलत है, वो भी वामपंथी थे, ये भी वामपंथी थे, वो भी युवा थे, ये भी युवा थे। ये क्या, ये कंपैरिजन दोबारा कर देना, इसका मतलब आप अपने बयान पर अड़ी हैं। चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे भी लिया जा सकता है। शशि थरूर का बयान था सेडिशन के ऊपर, राजद्रोह के ऊपर। उन्होंने कहा कि राजद्रोह के अंतर्गत महात्मा गांधी जैसे महान नेता को भी जाना पड़ा, और अगर कन्हैया जो इस देश में एक ऑटोक्रेटिक सरकार के आगे अपनी जबान उठा रहा है तो उसको ऊपर भी राजद्रोह लगाया गया। 2-2 आपसे बात पूछ रहा हूं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर क्या आप उसके पक्ष में या विपक्ष में? चलिए पहले मुझे ये बता दीजिए, आपको लगता है शशि थरूर का बयान सही था या गलत था? शशि थरूर कंटेक्स्ट में जाइए, कंटेक्स्ट सबने देखा। शशि थरूर के पूरे बयान में कोई भी गलती नहीं थी। अगर उसे कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल कर देखा बड़े नेताओं ने, अगर उसे कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल कर के बड़े नेताओं ने कहा उसमें गलती है। एक भगत सिंह है, आप आज कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस में 2 राय है इस पर लेके, क्या कहेंगे केजी सुरेश जी? क्या कांग्रेस में वास्तव में इस तरह की सोच वाले लोग हैं आज भी? मुझे नीरज जी के बयान से थोड़ा अचरज जरूर हो रहा है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब ने ट्वीट कर बताया था कि शहीद आजम भगत सिंह की तुलना नहीं हो सकती। यानी कि उन्होंने जो है शशि थरूर साहब के जो बयान है उसकी मजम्मत की है कि उससे पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। जबकि मैं मानता हूं कोई भी पार्टी हो, सार्वजनिक नेता का कोई निजी दृष्टिकोण नहीं हो सकता। सार्वजनिक नेता जो भी बोलता है उसका कुछ निजी बात नहीं होती है, वो जो कुछ है वो सार्वजनिक होता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी शायद पार्टी के अंदर एक कंफ्यूजन है कि इस कन्हैया के स्टैंड पर, उसके शायद कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे असम में, तो असम में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं असम के चुनाव में, जहां आप देखेंगे कन्हैया को जो है गिरफ्तारी हुई है, जेल के पीछे दिखा रहे हैं, तो गोगोई साहब ने उसका उपयोग कर रहे हैं उस पोस्टर का। और उसी तरीके से वामदल और कांग्रेस में मिलकर जो एक समझौता हुआ है बंगाल में, तो सीताराम येचुरी साहब ने भी कहा है कि कन्हैया कुमार जो है वहां प्रचार करेंगे। तो हो सकता है कि कांग्रेस जो है एक, जिसे कहते हैं, कंफ्यूज स्टेट में हो कि एक तरफ वो इस चीज को समर्थन नहीं कर सकता है, तो दूसरी तरफ जो है एक असमंजस्य में है, ऐसा दिखाई देता है। तो शायद दिखता है, तभी राहुल गांधी 1 घंटे मुलाकात करते हैं, शायद कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां शहीदों की चिताओं पर सेकने की कोशिश हो रही है। नीरज जी, मैं आपकी बात से, देश शायद आपकी बात से अब तक इत्तेफाक नहीं रख पा रहा होगा कि दरअसल कांग्रेस की सोच क्या है, लेकिन मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अगर इस बीच आप सोच सके और आपको लगे कि शहीद भगत सिंह को एक राष्ट्रद्रोह के आरोपी से तुलना करना शर्मनाक है, तो जरूर आप हमारे दर्शकों को कहिएगा कि शर्मनाक प्रयास हुआ, और अगर नहीं है तो आप दो अगर सोच में हैं तो फिर देश इसको देखेगा। लेकिन संदीप, मैं आपके पास आऊंगा। संदीप महापात्रा जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए,
मुझे ये पूरा मसला एक ऐसा मसला लगता है जिसमें कांग्रेस पार्टी के अंदर एक होड़ सी लगी हुई है कि अपने आप को किस तरह से रिलेवेंट बना के रखे। जी 2014 के इलेक्शंस के बाद और बाकी जगह जितने भी स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, अगर आप देखेंगे सब जगह कांग्रेस जो है पिछलग्गू पार्टी बन गई है, चाहे बिहार हो चाहे और भी जो इसका इलेक्शंस कन्हैया से क्या मतलब? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरे से आगे जाना। गुलाम नबी आजाद एक समय में बोलते हैं कि भाई आईसीस और आरएसएस एक है। राहुल गांधी उससे पहले राज्यसभा में बोलते हैं कि सावरकर आपके, गांधी हमारे। जी अभी शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि भगत सिंह की तुलना इनसे किया जाए जो जेएनयू के प्रेसिडेंट है। किस तरह की सोच है? आप देखिए, भगत सिंह जो भारत को आजादी दिलाना चाहते थे, देखिए, और एक व्यक्ति जो भारत से आजादी चाहता है, तो उसकी तुलना किस तरह से आप कर सकते हैं? नहीं, जान देखिए कांग्रेस कटघरे में, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस कटघरे में पूरा देश जो है कांग्रेस। मैं लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे भी एक सवाल है। नाथूराम गोडसे वो गांधी का हत्यारा था। गांधी कौन थे? गांधी के नेतृत्व में हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। नाथूराम गोडसे को इतने सालों तक ग्लोरीफाई करते रहे, और आपसे आपके जो संगठन की विचारधारा के लोग ग्लोरीफाई करते रहे, वो क्या था? एकदम नहीं। हमारे संगठन के लोगों ने नाथूराम गोडसे को कभी भी ग्लोरीफाई नहीं किया। आप अगर नाथूराम गोडसे की बात करते हैं, कई बार ये कहा जाता है, और ये भ्रांतियां हैं कि संघ का वो स्वयंसेवक है। आप जो जजमेंट आई थी जिसके बाद नाथूराम गोडसे को फांसी मिली, उस जजमेंट को आप पढ़िए। एक किताब है व्हाई आई किल्ड गांधी, उसमें एक एनेक्चर है जो जज आत्माराम है, उन्होंने एविडेंस दिया है वहां पे। नाथूराम गोडसे ने वहां पे डिपोज किया है that yes maybe I was in RSS, लेकिन मेरे को पॉलिटिक्स करना था, राजनीति करना था, इसलिए मैं हिंदू महासभा में आ गया। इसका मतलब यही है कि जो लोग में थे, इसका मतलब थे तो क्या हुआ? और आज थे तो क्या हुआ? लेकिन ये कहना नाथूराम गोडसे के जन्मदिन पर आप शहादत दिवस मनाते हैं? एकदम नहीं मनाते। नाथूराम गोडसे की बात कीजिए, मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है नाथूराम गोडसे की सोच से आज आपकी जो तमाम संगठन है, चाहे एबीवीपी हो चाहे वो संघ है, वो उससे बिल्कुल अपने आप को अलग स्टैंड करता है, कहता है कि उसकी मजम्मत करते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि नाथूराम गोडसे की जो थॉट प्रोसेस थी, कभी भी संघ या एबीवीपी ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया। चलिए ठीक, तो इसका ये कहना कि अभी अलग हो जाए, जब कभी साथ ही नहीं दिया तो अलग कैसे? कम से कम एबीवीपी के पूर्व छात्र नेता ये कहते हैं कि नाथूराम गोडसे की सोच से हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो शशि थरूर की सोच से, कांग्रेस के जो हमारे आज के जो पैनलिस्ट हैं नीरज जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इत्तेफाक नहीं रखते। ब्रेक के बाद आपसे मैं आपके पास आऊंगा इस बात पे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या बात है राशिद?
फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, अब जिंदगी की दौड़ में तुम जैसे स्टूडेंट्स को पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityaffaires.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। तो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज 23 मार्च का दिन है, आज शहीदी दिवस है। आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उसके कारण उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। शहीदी दिवस पर हम शहीदों की विरासत की बात कर रहे हैं, लेकिन शहीदों की विरासत पर आए उससे पहले शहीदों का जो इस देश में अपमान हो रहा है उस पर भी हिसाब किताब होना, बात होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ नीरज मिश्रा, एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ केजी सुरेश जी, डीडी न्यूज़ के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, और इसके अलावा हमारे साथ संदीप महापात्र जी जो कि एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, हमारे साथ हैं। नीरज जी, चलिए, आपने लोगों को कंफ्यूज कर दिया, मैं उसमें अभी नहीं जाता, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि आप शशि थरूर के बयान को लेकर कांग्रेस में अभी भी लगता है कुछ दो मत हैं, लेकिन अगर आप उस पर शर्मिंदा नहीं हो तो मैं एक किताब के अंश पढ़ देता हूं, जो किताब 63 साल तक हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती रही, आज़ादी के 63 साल तक, उस किताब का एक अंश पढ़ देता हूं। अगर आप उस पर भी कह दें कि हाँ हम शर्मिंदा हैं तो शायद दर्शकों को थोड़ी सी सहानुभूति होगी आपसे। मॉडर्न इंडिया की किताब, जो कि बीए में, एमए में और प्रशासनिक सेवा में जो जाते थे उनको पढ़ाई जाती, उसमें लिखा था कि पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल आतंकवादियों के गढ़ थे। इसमें लिखा था गणेश सावरकर, लाला हरदयाल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद आतंकवादियों के सरगना थे। ये 63 साल से इस देश में एमए, बीए के उसको पढ़ाया जाता रहा। क्या इसके लिए आज आप शर्मिंदा हैं? नहीं, इसके लिए हमारी पार्टी के सारे सीनियर लोगों ने इस चीज पर बयान दिया और कहा कि जो गलतियां हम लोगों से हुई उस गलती से सीखते हुए हमने इन चीजों को पाठ्यक्रम से हटाया। 63 साल में सीखा आपने? सर, 63 साल में सीखा। चीजें जो गलत हुई हैं उसकी जवाबदेही हम लोग तय कर सकते हैं। आज हम उसकी जवाबदेही तय कर रहे हैं कि जो हम लोगों से गलतियां हुई थी हम लोग उन चीजों से सीखते हैं। जैसा कि राहुल जी ने भी संसद में कहा शशि थरूर कि साहब हम ने लोग तो नहीं सीखा। हम लोग सीखने शशि थरूर साहब ने तो नहीं सीखा, पता नहीं कांग्रेस के किन नेताओं ने। देखिए, मैंने आपको कहा कि शशि थरूर के बयान को आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोला गया, जो भी आज कोट किया जा रहा है वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। और ये बात बिल्कुल सच है कि शहीद आजम भगत सिंह हो, राजगुरु हो या सुखदेव हो, वो सिर्फ एक थे, वो अपनी कैपेसिटी में उनसे बड़ा कोई नहीं हुआ। जी। लेकिन आज जिस तरीके की ये सरकार चल रही है और जिस तरीके से छात्रों पर और युवाओं पे जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले आवाज उठाइए, बिल्कुल उसके खिलाफ आवाज उठाइए, वो आपको हक है। लेकिन कम से कम भगत सिंह की अपमान करने का आपको हक नहीं है। बिल्कुल, भगत सिंह का और शहीदों का अपमान करने का आपको हक नहीं है। आपने कहा जहन में सबसे ज्यादा इज्जत भगत सिंह के लिए। चलिए, आपने कहा सीखा, लेकिन संदीप महापात्रा जी, आप लोग क्या सीख रहे हैं? क्योंकि सवाल इसलिए है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो कंप्लीशन की ओर है। उसका नाम शुरुआत में तय हुआ कि उसका नाम रखा जाएगा शहीद आजम भगत सिंह का, लेकिन आपके कुछ नेता चाहते हैं कि उसका नाम किसी पॉलिटिशियन के नाम पर रखा जाए और वो पॉलिटिशियन के नाम तलाशे जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से आप लोग भी जो है जब जरूरत पड़ती है शहीद भगत सिंह का नाम ले लेते हैं, लेकिन जहां आखिर अगर वो एयरपोर्ट अगर शहीद भगत सिंह के नाम पर बनेगा तो शायद देश के लिए ज्यादा गर्व की बात है। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं और आप जब बात कर रहे थे मैंने टोका नहीं। देखिए, दो बातें उसमें नहीं, आप टोकिए भी, अगर आपको लगता है गलत तो आप एक दूसरे को टोकिए, उससे मुझे एतराज नहीं है। अगर आप गलत बोले तो एक दूसरे को जरूर टोकिए। जी, देखिए, उसमें दो बातें हैं। पहली बात कि पंजाब में जो सरकारी तंत्र है उसने अगर कुछ निर्णय लिया है या निर्णय नहीं भी लिया है, हो सकता है उस निर्णय को बदल भी दिया जाए, लेकिन जो नाम देने की परंपरा आज इस देश में, क्या इस देश में भगत सिंह के नाम पे कितने यूनिवर्सिटीज हैं? सुखदेव के नाम पे कितने यूनिवर्सिटीज हैं? जी। राजगुरु के नाम पे कितने स्कूल्स और कॉलेजेस हैं? आप वो देखिए, नेहरू परिवार के जो लोग हैं उनके नाम पे कितने स्कूल कॉलेजेस हैं? आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली की ही बात करिए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कोई उतरता है, जेएनयू आता है, उसके बाद इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में जाता है, मोतीलाल नेहरू मार्ग होते होते इसको सुधारिए ना, आपकी सरकार, आप कहने की तात्पर्य यही है, दुरुस्त कीजिए। देखिए, बात क्या है कि जो परंपरा इन लोगों ने शुरू किया है, ये कांग्रेस और उसके जो विचारधारा के लोग हैं, इसके लिए वो दोषी है।
क्योंकि जो नाम की राजनीति, सर, आपको वोट दिया देश की जनता ने परंपराओं को बदलने के लिए। आपके संगठन को, आपकी पार्टी को अगर देश ने वोट दिया तो इन परंपराओं को बदलने के लिए दिया, इन परंपराओं को कैरी ऑन करने के लिए, चलाने के लिए दिया। नाम बदलकर पैकेज करना एक बार नीरज जी, आप लोगों की तो आदत हो गई है। नहीं तो वो उनकी आदत है, लेकिन आपके तो सही में उन्होंने कहा अगर नामों की फेहरिस्त गिना दे तो आप शायद पूरे भारत का नाम जो कांग्रेस के नेताओं पर 2 या 3 परिवार के नेताओं पर रख देते। आपको भी राजगुरु की याद नहीं है, चंद्रशेखर की याद नहीं, दिल्ली के कनॉट प्लेस का नाम आपको अपने नेताओं के नाम पर याद है। इसलिए कम से कम आप इस आरोप को लगाने के हकदार नहीं है। मैं लगा रहा हूं क्योंकि मैं देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन आपको लगाने का हक नहीं है। ब्रांडिंग करके ब्रांडिंग आप किसकी करते रहे सर? ब्रांडिंग आप किसकी करते रहे? ब्रांडिंग आप किसकी करते रहे? 63 साल तक आतंकवादी बताते हैं भगत सिंह को, ब्रांडिंग आप किसकी करते रहे? हमने उसकी जिम्मेदारी ली, उसके लिए शर्मिंदा भी होना चाहिए। यहाँ पे औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया। यही लोग थे जो विरोध किए, यही लोग थे जो विरोध किए कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नहीं होना चाहिए। पर आपने कर दिया ना, तो इसीलिए कर दिया, वही मैं कह रहा हूं, कर दिया। और जहां जहां जरूरत पड़ेगी करेंगे। संदीप जी, बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को अगर चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, भगत सिंह के नाम पर, देश के हवाई अड्डों के मैं तो कहता हूं कि जेएनयू का नाम भगत सिंह जी के नाम पे क्यों नहीं हो सकता? जेएनयू के नाम बदल के भगत सिंह करिए। अगर नीरज जी है, उनके समर्थन है तो हम प्रस्ताव देते हैं। वो एक अलग विषय है, मैं उसको नहीं जाता, लेकिन सरकार के नुमाइंदे हैं। नहीं, एक बात देखिए नीरज जी, अशोक जी, एक बात और कह दूं, ये जो भ्रांति है, कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा की स्टूडेंट विंग नहीं है। इसीलिए ये कहना कि एबीवीपी के लोग और भाजपा के लोग एक है तो गलत है। देखिए, ये जो प्रश्न है वो भाजपा के, मैं उस बहस में जाना ही नहीं चाहता, मैं उस बहस में जाना, लेकिन केजी सुरेश जी, आपसे मैं एक सवाल जरूर करूंगा। छोटा सा ब्रेक लेता हूं, और ब्रेक के बाद क्या शहीदों के जो विरासत है हम उसको कैसे संभाले सही जाए, ये बड़ा सवाल है। मैं इससे बात करूंगा आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सांसद के मार्गदर्शन और ग्रामवासियों के सहयोग से हमारा गांव बने आदर्श गांव। हर जगह हो साफ सफाई, पक्की सड़कें और भरपूर हरियाली। घर घर हो बिजली, पानी और शौचालय जैसी जीवन की बुनियादी सुविधाएं। बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा, हर किसी को हासिल हो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। युवाओं के प्रशिक्षण के लिए हो कौशल्य वर्धन केंद्र। सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रयास सांसद का, विकास गाँव का। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मारीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह का मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज शहीदी दिवस के मौके पर बात कर रहे हैं शहीदों की शहादत, उनके अपमान की और शहीदों की विरासत की बात कर रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान लगातार जुड़े हैं। केजी सुरेश जी, ये जो भगत सिंह वाला पूरा प्रकरण आया और आज बहुत सारे लोग जो हैं भगत सिंह की जो तुलना होगी उसको मुझे संदर्भ में मुझे एक न्यूज़ पर नज़र पड़ी और मुझे लगा कहीं ना कहीं ये भी एक लोगों के युवाओं के मन में कहीं ना कहीं जहर बोया जा रहा है। मुंबई में जो गिरफ्तार हुआ था मुदाबिर शेख,
ये वो व्यक्ति था जो कि ISIS के समर्थन करने के लिए पकड़ा गया था, और जब उससे बात की पुलिस ने तो उसने बताया कि उसके जो हैंडलर्स थे वो उसको भगत सिंह के बारे में बताते थे, कहते भगत सिंह बन जाओ, देखो भगत सिंह ने कैसे जो है बंदूक उठा ली थी, बम उठा लिया था, कैसे तुम भी उसी तरह से। तो कहीं ना कहीं ये भगत सिंह की जो पूरी आइडियोलॉजी को है उसको डिस्टॉर्ट करके जो है युवाओं को भड़काया जा रहा है इस देश में। नहीं, उसका देखिए जो हैंडलर्स हैं और जो आतंकवादी संगठन हैं वो तो इस तरह के प्रोपेगेंडा तो करेंगे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस देश में जैसे आप बता रहे थे कि 6 दशक के करीब हम ये बताते रहे कि वो आतंकवादी है। आज उसका नतीजा क्या है? राजनीतिक दल जो है जब कोई अलगाववादी या आतंकवादी जो है किसी घटना में इन्वॉल्व होता है तो हम कहते हैं कि देखो जी इस देश में तो भगत सिंह भी था। तो क्या ये जो तुलना करने की जो एक प्रक्रिया है ये उसी शिक्षा पद्धति से निकली है कि हम खुद बता रहे हैं? जबकि अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस की एक जो परंपरा इतिहास रही है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उससे पहले जो रहा है उसमें नरम दल भी था, गरम दल भी था, उसमें हर विचार के लोग थे। याद रखें कि कांग्रेस में से ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले थे और उसी कांग्रेस के जो हैं आपके मदन मोहन मालवीय साहब हैं जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसी कांग्रेस से जो है बाल गंगाधर तिलक जी निकले थे जिन्होंने जो है गणेशोत्सव जो शुरू किया उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के एक भाग बनाकर। इसी तरीके से कांग्रेस का एक हमेशा, यहां तक कि आप 80 के दशक तक अगर आप देखेंगे तो अपने VN गाडगिल साहब होते थे जिनके बारे में कहा था वो सॉफ्ट हिंदुत्व करते हैं। तो ये जो है एक कांग्रेस मतलब जहां दक्षिणपंथी, वामपंथी, हर विचारधारा के लोग, कांग्रेस तो एक सागर था जिसमें सब एक मेल्टिंग पॉट था जिसमें हर विचार, लेकिन आज उस समावेशी एक चिंतन से हटकर थोड़ा ये जो बातें जो हो रही है कि ये आपके, ये हमारे, ये आपके, इससे जुड़ा ताजुब, मुझे तो लगता है कि आज जब आरोप लगता है तो मुझे बड़ा ताजुब होता है। आज जब कहते हैं कि देखिए बीजेपी ने जो है अंबेडकर को ले लिया, बीजेपी ने जो है मदन मोहन मालवीय को ले लिया, बीजेपी ने जो है सरदार पटेल को ले लिया। अरे ये तो पूरे देश की विरासत है। किसी पार्टी की, किसी राजनीतिक पार्टी का गुणगान करे देश को अच्छा लगेगा, अच्छा है। देखिए ये बताइए, लेकिन ये बताइए अशोक जी, जब आत्मसमर्पण करते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं कि आप आ गए। अगर उसी तरीके से हर दल का व्यक्ति अगर अपने सबको, बाबा साहब को सब मानते हैं, अगर सब मानते हैं तो क्यों नहीं, उसमें बुराई क्या है? क्या कांग्रेस भी इस बात से इनकार कर सकती है कि क्या वीर सावरकर क्या स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? आप उनके विचारों से आप उनके विचारों से मतभेद रख सकते हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में आपको लगता है राजनीतिक खांचों में बांटा जा रहा है। गांधी हमारे, वीर सावरकर आपके। भाई गांधी भी आपके, वीर सावरकर भी आपके, गांधी भी हमारे, वीर सावरकर भी हमारे, पूरे देश के। इस देश के सारे शहीद, सारे स्वतंत्रता सेनानी और सारे व्यक्ति जो आज इस देश में हैं वो सब हमारे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई भी आपका और हमारे की कोई भी परिभाषा हम लोग नहीं खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को किस तरीके से इस देश का लोकतंत्र चलता आ रहा है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सर समय की कमी है, नहीं तो हम लोग राइट विंग, सेंटर और लेफ्ट की बात करते हैं। उस पे हम ले जाते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर आपको किसी भी इस देश को कैसे चलाना है वो सब नेताओं को सोचना है, चाहे चुनाव सुधार हो, चाहे बाकी चीज हो। इस देश में बदलाव भी लाना है तो वो बदलाव भी जो है वो वोट से होगा, बंदूक से नहीं होगा। कम से कम JNU में अगर लोग कहते हैं कि बंदूक से लेंगे आजादी तो उनको ये भी अकल देनी चाहिए कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, आजाद देश है। राहुल गांधी ने जाके सबसे पहले इस बात की निंदा की। देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि राहुल गांधी वहां जाके किन लोगों के समर्थन कर रहे हैं जो भारत के टुकड़े होने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी जी का बयान देखिए, सबसे पहली लाइन ये है कि जो दोषी हैं उनको सबसे पहले सजा मिले। प्रेसिडेंट के साथ तुलना करते हैं तो क्या मैं ये मानूं जो नक्सली आज वहां पे नक्सलवाद कर रहे हैं, जो नक्सली छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ ले रहे हैं, क्या वो भी स्वतंत्रता सेनानी जैसे तुलना करेंगे? कोई नहीं, क्या हम लोग इस स्टेज में पहुंच गए कि इस तरह से यही शर्म की बात है। हम लोग इस स्टेज में आखिर क्यों पहुंचते जा रहे हैं कि हम आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तो चलिए ठीक है वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत वक्त हो गया, लेकिन आज भी अगर यूथ आइकन आपको चाहिए तो भाई आपके सामने मंजूनाथ हैं, आपके सामने सत्येंद्र सिंह हैं जो कि बलिदान होगा इस देश को भ्रष्टाचार से आजादी दिलाने के लिए। आप करगिल के शहीद हैं, हनुमंत थप्पा शहीद हैं। आप इन शहीदों का सम्मान कीजिए, आप इन शहीदों के रास्ते पर चलने की बात कीजिए, लेकिन भगवान के लिए कम से कम इस देश में जो है और भगत सिंह पैदा करने की कोशिश, और वो भी ऐसे लोग जो कि इस देश को टुकड़े करने की बात करते हैं, इस देश को बांटने की बात करते हैं, इस देश से
बंदूक के दम पे आजादी लेने की बात करते हैं, उन लोगों को भगत सिंह राजगुरु और उनको सुखदेव मत बनाइए। कम से कम शहीदों का सम्मान कीजिए। शहीदों की विरासत पूरे देश की विरासत है, किसी राजनीतिक पार्टी की विरासत नहीं है। उसका सम्मान सामूहिक होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस दो टूक में शिरकत करने के लिए। दो टूक में आज बस इतना ही। अगले सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।